हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमिनाज देखे थे, कुछ नहीं एक ही देखा था, है ना। तो आज की क्लास में भी हमको और फिनोमिनाज जानने हैं विच आर रिलेटेड विद द सेम प्रोसेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थोड़े और जानेंगे, है ना। चलिए और जानते हैं। देखिएगा, अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम, अ कंटेनर विच इज फिल्ड विद द वाटर। ठीक है, चलिए तो क्या देखने जा रहे हैं हम हमारा फिनोमिना देखने जा रहे हैं वाई पेंसिल। आप पेंसिल भी रख सकते हैं, पेंसिल छोटी लगे आपको तो आपके पास में कोई बड़ी सी रॉड हो, मेटल रॉड, कोई बड़ी सी लकड़ी हो, दैट कैन ऑल्सो बी केप्ट। ओके, तो वाई अ पेंसिल केप्ट इन अ कंटेनर, why a pencil kept in a container filled with water। किससे filled है आपका कंटेनर? filled with water appears bended। अच्छा, बात समझ में आई क्या? क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? कौन से फिनोमिना को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं? ध्यान से देखना। पेंसिल है और जैसा कि मैंने बोला कि पेंसिल कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ रॉड। पेंसिल की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? रॉड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ दिस रॉड इज केप्ट इन अ कंटेनर। ठीक है, क्या करा हमने? ध्यान से देखना। जैसे ये लिया हमने, थोड़ा इधर बनाते हैं, मोर स्पेस इज नीडेड फॉर दिस डायग्राम। यहाँ बनाया हमने और ये हमने लिया कंटेनर। आप अपने घर की बकेट, इवन अ मग कैन बी यूज्ड। मग होता है ना आपके बाथरूम में जो बकेट में यूज करते हैं आप साथ में, दैट मग कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द पेंसिल साइज इज वेरी स्मॉल। तो आप बकेट, ग्लास, कुछ भी काम में ले सकते हैं ना। एग्जैक्टली सेम, इट इज फिल्ड विद द वाटर। ये सेपरेटिंग सरफेस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है, तो हमने ये इंडिकेट कर दिया। और ये हमने रखी हुई है यहाँ पर कोई रॉड या पेंसिल, जो भी आप मानना चाहें मान लें। इज़ इट ओके? लोग पेंसिल बना देते हैं भाई। पेंसिल कैसे बनाते हैं पता है ना आपको? थोड़ी बिग पेंसिल है ये मत सोचना इतनी बड़ी पेंसिल कहाँ से आएगी, आप छोटी पेंसिल से भी कर सकते हैं। क्या होगा अगर रॉड को आप इसमें रखेंगे वाटर टैंक में, तो व्हाट वुड हैपन? ये मुड़ी हुई दिखाई देती है ना आपको पेंसिल, देखा है आपने कभी? ऐसा कर लेना, आज ही देख लीजिएगा। ओके, मुड़ी हुई दिखाई देती है ये पेंसिल हमको। तो ये मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? अच्छा याद रखना, ये मुड़ी हुई देखने के लिए ज़रूरी है कि इसका आधा हिस्सा बाहर हो और आधा हिस्सा अंदर हो। आप पूरी अंदर डाल दोगे तो फिर मुड़ी हुई दिखाई नहीं देगी। इज इट ओके? आधा हिस्सा बाहर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो हम जानने जा रहे हैं कि वाई अ पेंसिल और अ रॉड केप्ट इन द कंटेनर फिल्ड विद वाटर अपीयर्स बेंडेड। मुड़ी हुई दिखाई क्यों दे रही है? कारण तो हमें पहले ही पता है। क्या है जी कारण? मेन जो रीजन है इसके पीछे, दिस इज अ फिनोमिना विच इज नोन एज रिफ्रैक्शन। किसका रिफ्रैक्शन? लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, ये पेंसिल हमने सेलेक्ट कर ली है। ओके, लिख देते हैं, ना भी लिखें आप तो भी चलेगा। बस ये ज़रूर लिखें कि ये एयर मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है? ये वाटर मीडियम है। ओके, और एयर और वाटर के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमने लास्ट क्लास में भी जाना था और हम काफ़ी क्लासेस से जानते हुए आ रहे हैं इस बात को, दैट एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेयर मीडियम। याद है ना रेयर मीडियम का मतलब? इन विच लाइट मूव्स विद फास्टर स्पीड एज कंपेयर टू द डेंसर वन। तो डेंसर मीडियम है जी ये। ओके, अब हम जानना क्या चाहते हैं कि ये पेंसिल पानी में डालने के बाद मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। तो चलिए हम इस पेंसिल के टिप को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी हम पॉइंट ए नाम दे देते हैं। और अब इसकी इमेज हम बनाना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो टिप है इस पेंसिल का, ये हमें कहाँ पर दिखाई देगा। इज इट ओके? तो इसकी इमेज बनाने के लिए हमें इस पॉइंट में से
कितनी इंसिडेंट रेज ड्रॉ करनी पड़ेंगी बाहर निकलती हुई? कितनी कर सकते हैं? कर तो कितनी भी सकते हैं, पर हम करेंगे कितनी? ओनली 2। ओके, तो चलिए करते हैं। ये हमने ड्रॉ करी फर्स्ट लाइट रे। काम हो जाएगा क्या एक से? नहीं, मिनिमम कितनी ड्रॉ करनी होती हैं? 2। तो एक हमने ड्रॉ कर दी ये, और ये एक और ड्रॉ कर दी। फिगर थोड़ा ध्यान से बनाना, ऐसा ना हो कि पेंसिल की रॉड ज़्यादा ही बेंड हो जाए, थोड़ा तरीके से। अब क्या तरीका यूज़ करना है वो मैं अभी बताऊंगी। तो ये दो कौन सी रेज बनाई है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, भूल ना जाना आप इस बात को कि ये इंसिडेंट रेज हैं। इंसिडेंट रेज अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर से नीचे आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं। नाउ दे स्ट्राइक एट दिस पॉइंट, at this separating surface, and these points on the separating surface where these incident ray strikes, these points are known as point of incidence। और इन point of incidence पर दोबारा से क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। तो चलिए नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल is fixed, a line makes an angle of, थोड़े छोटे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, एज वी हैव टू ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड रे ऑल्सो। ओके, ये नॉर्मल है जी, है ना, यहाँ लिख देते हैं ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल। ओके, तो अब हम रिफ्रैक्टेड रेज बनाए। लाइट रे कहाँ से कहाँ एंटर होने वाली है? डेंसर टू रेयर। क्या होगा? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल? नो, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ चली जाएगी? नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो चलिए ले जाते हैं। ये ऐसे सीधी जानी चाहिए थी और सीधे नहीं गई, बेंड हो गई, है ना, बेंड, ये बेंड हो गई। ओके, जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ध्यान रखिएगा, वो ध्यान आपको इस बात का रखना है कि ये जो लाइट रे को आप बेंड कर रहे हो ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा बेंड मत कर देना। ज़रूरत से ज़्यादा बेंड कर दोगे तो फिर प्रॉपर रे डायग्राम जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये एक रिफ्रैक्टेड रे, ये दूसरी ऐसे जा रही थी यूं सीधे सीधे, ये भी सीधे नहीं जाएगी, इट विल ऑल्सो बेंड। तो ये ऐसे बेंड हो गई, ये ऐसे और ये ऐसे। ये दोनों कौन सी रेज है, नाम याद है ना आपको इनका? दीज आर द रिफ्रैक्टेड रेज। रिफ्रैक्टेड रेज हैं, इसको थोड़ा और करना पड़ेगा, अदरवाइज रेज विल नॉट मीट। तो ये है, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। लिख भी देते हैं हम, दीज टू आर द रिफ्रैक्टेड रेज। और जहाँ ये मिल जाएं वहाँ पर क्या बन जाएगी? इमेज। तो चलो मिलाते हैं, ये ले जाते जाओ उसको आगे, ये इसको भी ये ऐसे जाएगी, दूर जाएगी ये, है ना। कैसे जाएगी? ऐसे। हमने थोड़ी पास पास ली है रेज, इसलिए हमको थोड़ा धीरे से फील होगा। तो एज दे आर मूविंग इन अ डाइवर्ज्ड मैनर, कैसे जा रही है? दूर। तो मतलब आगे जाकर तो मिलने से रही, तो क्या करना पड़ेगा? इन रिफ्रैक्टेड रेज का इमेजिनरी पार्ट कहाँ पर? इनके बैक साइड में। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये हमने ड्रॉ करा इमेजिनरी पार्ट। देखो इमेजिनरी पार्ट हमेशा कैसे ड्रॉ किया जाता है? हमेशा ऐसे, है ना, स्ट्रेट लाइन से, डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया जाता है। यहाँ मिल गई भाई, मतलब ये जो पेंसिल है ये हमको यहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो पहली बात तो पेंसिल नीचे तक आ रही थी, वो ऊपर दिखाई देगी। ऊपर आने का कारण तो हमने लास्ट वाले टॉपिक में ही जान लिया था। और दूसरी बात कैसी दिखाई देगी? मुड़ी हुई। मुड़ी हुई होने का कारण भी क्या है? सेम फिनोमिना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस फिगर को बहुत ही प्रॉपरली आप अपनी कॉपीज में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि 2 मार्क्स में सिर्फ ये फिगर ही बनाने के लिए आ जाता है ना। तो बहुत प्रॉपरली आपको बनाना है, बिना किसी मिस्टेक के। मिस्टेक आप क्या करते हो? देखो सुनो, रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ तो ऐसे बनाते हो और यहाँ है ना, इनको मोड़ करके कहीं पर भी मिला देते हो। ऐसे नहीं मिलाना है, इसी डायरेक्शन में सीधे जाना है आपको। रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधे जाना है, जहाँ भी मिल जाए। हो सकता है एक बार में ना बने, 2 बार, 3 बार, 4 बार में बने, पर बनेगा ज़रूर। ध्यान से बनाइएगा बस, ठीक है। तो अब हम कुछ और फिनोमिनाज जानेंगे रिफ्रैक्शन प्रोसेस के। अब हमें कौन सा फिनोमिना जानना है? बड़े मज़ेदार फिनोमिना है, देखो ये। अब हम जो फिनोमिना जानने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और क्या है इस फिनोमिना का नाम? सुनिएगा, इस फिनोमिना का नाम है ट्विंकलिंग। समझ गए होंगे ट्विंकलिंग किसकी होने वाली है?
बचपन से नहीं पढ़ते हम वो पोयम, है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो बस उसी का कारण हम जानने जा रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का। आर दे रियली ट्विंकल एट नाइट? नो, नॉट एट ऑल। असली में नहीं करते हैं ट्विंकल, पर हमें तो हमेशा दिखाई देते। अच्छा, कभी मून भी ट्विंकल करता हुआ दिखाई दिया है क्या? मून नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, मून नहीं दिखाई देता है। तो क्या कारण होता है ट्विंकल करने का स्टार्स के? मून भी नहीं दिखाई देता है, और वैसे तो देखो हमको प्लैनेट्स कभी दिखाई देते नहीं हैं, पर अगर आप टेलीस्कोप वगैरह से देखना चाहो तो दिखाई दे जाएंगे। और प्लैनेट्स भी आपको कभी भी ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ स्टार्स ही दिखाई देते हैं। तो क्या कारण है स्टार्स के ट्विंकल करते हुए दिखाई देने का? जानिएगा। हम स्टार की पोजीशन लोकेट करते हैं। ये है स्टार की पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ स्टार, है ना। ओरिजिनल पोजीशन है जी ये स्टार की, बहुत ध्यान से देखना। ओरिजिनल पोजीशन ऑफ स्टार, ओके। और ये यहां पर हमारी आईज से देखेंगे ना स्टार को, तो स्टार और हमारे बीच में क्या है? बहुत कुछ। बहुत कुछ का मतलब क्या? सबसे पहले तो स्पेस है, सबसे ऊपर स्टार के सबसे पास में। स्पेस को लिखने का क्या मतलब है? स्पेस को लिखने का मतलब है कि यहां पर वैक्यूम है। स्पेस में क्या प्रेजेंट है? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब याद है ना आपको? वैक्यूम का मतलब नो एयर, नो मीडियम, कुछ है ही नहीं। स्टार के आसपास फिलहाल कोई मीडियम तो है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, अर्थ के क्लोजर, किसके पास आते जा रहे हैं? अर्थ के क्लोजर आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, कुछ शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? एटमॉस्फेयर शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा जी? एटमॉस्फेयर, ओके। एयर स्टार्ट हो जाएगी। So actually the reason behind this twinkling of star is the refraction only which is done by the atmosphere. तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कि इस फिनोमिना के पीछे जो कारण है वो क्या कारण है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट which is done because of the air, because of the atmosphere, okay. तो हमने लिख दिया यहाँ पर रीजन। This is reason of twinkling of star mainly can be defined in one word. This is atmospheric refraction, okay. तो भाई एयर एक जैसी है क्या ऊपर से लेकर नीचे तक? बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो इसको बड़ी सारी लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखो, हालांकि ऐसे डिवाइड कर पाना मुश्किल है, पर आपको समझाने के लिए मैं थोड़ी सी देर के लिए लाइन खींच रही हूँ। क्या मतलब है ये लाइन खींच देने का? लाइन खींच देने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे अगर यहाँ पर हम हैं, मतलब दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ की जो एयर है वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा डेंसर होती है। कैसी होती है? डेंसर एयर होती है ना, डेंसर। इज इट ओके? ऊपर वाली एयर कैसी होती है? रेयर। और जैसे जैसे आप नीचे और नीचे और नीचे आते जाएंगे, एयर की डेंसिटी क्या होती चली जाती है? इंक्रीज। क्या इंक्रीज हो रही है? एयर की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ना। तो मीडियम ऊपर से नीचे आते वक्त कैसा होता जाएगा? डेंसर होता चला जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? अगर मीडियम की डेंसिटी बदलेगी तो क्या होगा? हमें पता है, हम तो पढ़ ही रहे इतनी सारी क्लासेस से कि अगर डेंसिटी बदलेगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। सुनिएगा ध्यान से। अब जैसे ये स्टार की इमेज बनाना चाहते हैं हम, तो ये स्टार में से निकली लाइट, क्या बोलेंगे आप इस लाइट को? इंसिडेंट रे। कहाँ से आ रही है? स्टार में से। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम द स्पेस टू द एयर, व्हाट वुड हैपन? स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, बिकॉज ऑफ विच रिफ्रैक्शन विल बी डन। क्या होगा लाइट का? रिफ्रैक्शन। कैसे बेंड हो जाएगी ये? अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब मैं बार बार नॉर्मल नहीं बना रही हूँ, बस आप जानते जाएं कि ये ऐसे और बेंड और बेंड और बेंड होकर, थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, आईज में पहुँचना बहुत ज़रूरी है रेज का।
ऐसे पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच गई भाई? आईज में पहुंच गई लाइट रे, बेंड होते 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 होते, है ना। और हमारी आईज क्या करेगी, जहां से भी जिस भी पाथ में ये लाइट रे हमारी आईज में एंटर हो रही है, हमारी आईज में ऐसे एंटर हो रही है, ऐसे रही थी, है ना, ऐसे घूमते 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 ऐसे एंटर हुई। ओके, कारण पता है ना हर जगह घूमने का, हर जगह घूमने का कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, तो हमारी आईज में लाइट रे कौन से पाथ में एंटर हुई? ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ में। तो हमारी आईज जो इमेज बनाएगी स्टार की, वो बनेगी यहाँ स्ट्रेट लाइन में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि स्टार पहली बात तो जहाँ होता है वहाँ दिखता ही नहीं है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से भी ऊपर दिखाई देता है स्टार, है ना। स्टार हमेशा जहां आपको दिखते हैं वो उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है, इज इट ओके? उनकी एक्चुअल पोजीशन स्टार की उससे नीचे होती है और दिखते हमें थोड़े और ऊपर हैं, वैसे इतने ऊपर हैं और इमेज और भी ऊपर बनती है, इज इट ओके? तो ये है जी स्टार की इमेज। कारण समझ में आया ना यहाँ पर इमेज बनने का। ये ऑब्जेक्ट है स्टार, एक्चुअल स्टार है, और हम स्टार को कहाँ देख पा रहे हैं? यहाँ पर। ओके, कारण क्या है? कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इज इट ओके? चलिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ स्टार एंड एज दिस इज अ इमेज, सो दिस पोजीशन ऑफ स्टार इज नोन एज एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ये कौन सी पोजीशन है? एपरेंट पोजीशन है किसकी? स्टार की। अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, हमारा काम था ये जानना कि वाई द स्टार्स ट्विंकल। ट्विंकल करने का क्या कारण? भाई ये तो समझ में आ गया कि ये नीचे होते हैं और ऊपर दिखाई देते हैं, है ना, ये तो समझ में आ गई बात। पर ये समझ में नहीं आया कि ट्विंकल क्यों करते हैं। तो ट्विंकल करने का कारण सुनिए। ट्विंकल करने का कारण ये है कि देखो स्टार में से एक लाइट रेडिएशन नहीं निकलती है, ऐसे मिलियंस ऑफ लाइट रेडिएशंस निकलती हैं स्टार में से, है ना। तो कोई लाइट रेडिएशन तो इधर की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाती है, कोई लाइट रेडिएशन इधर रिफ्रैक्ट हो जाती है, कोई उधर चली जाती है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी पोजीशन पर जो लाइट, आपकी पोजीशन आप बदल बदल के थोड़ा ना देखते हो स्टार को, ऐसा थोड़ा ना है कि गोल 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 घूम घूम के देखते हो। आप तो एक पोजीशन पे स्टिल हो जाते हो और फिर आप स्टार की तरफ देखते हो। तो जिस पोजीशन पर आप हैं वहाँ पर कई बार स्टार की लाइट का रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। अगर एटमॉस्फेयर आपकी पोजीशन पर लाइट का रिफ्रैक्शन ज़्यादा करे, ज़्यादा रेज आपके पास पहुँचे, तो स्टार ब्राइटर दिखाई देता है। और मानो कि ये तो एयर है, देखो जैसे मैंने ऐसे लेयर बना दी है, ऐसे कोई लेयर आपको दिखाई देती है क्या कि भाई 100 किलोमीटर के बाद में एक टिन शीट लगी हुई है ना, जिससे लेयर सेपरेट हो गई हैं? क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। तो ये तो हवा चलती रहती है और एयर की डेंसिटी कम ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ऐसा होता रहता है। और ऐसा होता रहने के कारण यहाँ पर अब आपकी जो पोजीशन है, यहाँ पर कभी कभी लाइट का रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है और आपकी पोजीशन पर लाइट का रिफ्रैक्शन कभी कभी कम होता है। तो जब ज़्यादा रिफ्रैक्शन होता है तो आपको स्टार ब्राइटर दिखाई देता है। जब लाइट का रिफ्रैक्शन कम होता है तो आपको स्टार की लाइट डिम दिखाई देती है। समझ में आ गया ना? तो कभी ब्राइटर स्टार, कभी डिम स्टार, कभी ज़्यादा चमकता हुआ, कभी कम चमकता हुआ। और इस ज़्यादा चमकने और कम चमकने का कारण क्या है? मोर रिफ्रैक्शन एंड लेस रिफ्रैक्शन। इज इट ओके? ज़्यादा रिफ्रैक्शन तो ब्राइटर, कम रिफ्रैक्शन तो डिम। और लाइट की इसी कम और ज़्यादा रिफ्रैक्शन के कारण स्टार भी ब्राइटर और डिम दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि हमें स्टार कैसा दिखाई देता है? ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। अब बात ये जाननी है कि स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है, वो तो समझ में आ गया, पर प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं? प्लैनेट्स भी तो नहीं दिखाई देते, मून भी तो नहीं दिखाई देता ना ट्विंकल करता हुआ, प्लैनेट भी दिखाई नहीं देते। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एज स्टार्स। प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? तो सुनिएगा, बात अगर हम किसी प्लैनेट की करें, प्लैनेट तो जानते हैं ना, आप सब जानते होंगे आई होप,
तो जो प्लैनेट होते हैं ये क्यों नहीं दिखते हमको ट्विंकल करते हुए? ये इसलिए नहीं दिखते हैं एज दे आर क्लोजर टू अर्थ। ये हमारी अर्थ के स्टार के कंपैरेटिवली पास होते हैं। पास होने के कारण बिगर दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्लैनेट स्टार से बड़े होते हैं, कारण बिगर दिखाई देने का सिर्फ ये है दैट दे आर क्लोजर टू अर्थ, अर्थ के पास में होते हैं। इज इट ओके? और पास में होने के कारण बिगर दिखाई दे रहे हैं, और बिगर दिखाई देने के कारण देखो, मानो इसको आप बहुत सारे स्टार तो आपके लिए क्या हो जाता है? स्टार तो आपके लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाता है, डॉट की तरह, है ना जी। प्लैनेट बिगर है तो बहुत सारे डॉट से मिलकर बना है, बहुत सारे डॉट हैं इसके अंदर, तो इज इट ओके? और इतने सारे डॉट का मतलब समझ रहे हो ना, इतने सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं प्लैनेट के अंदर, कैन बी कंसीडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो अब क्या है कि जैसे मानो कि इस वाले पॉइंट से आती हुई लाइट का आपकी पोजीशन पर, इस वाले पोजीशन से कम रिफ्रैक्शन हुआ तो दूसरे वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है तीसरे वाले से कम हो तो चौथे वाले से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट के रिफ्रैक्शन में जो वेरिएशन आते हैं लाइट के, इज इट ओके, जिसकी वजह से प्लैनेट आपको ट्विंकल करता हुआ दिखाई देना चाहिए, वो दूसरे पॉइंट ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर दिया जाता है? कैंसिल कर दिया जाता है ना। इसके थ्रू कम है तो उसके थ्रू ज़्यादा हो जाएगा, उसके थ्रू ज़्यादा है तो उसके थ्रू कम हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, ढेरों पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, इसीलिए एक का जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो दूसरा पॉइंट क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। और फाइनली जो प्लैनेट्स हैं वो आपको ट्विंकलिंग पोजीशन में दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया होगा क्लियर। एंड नाउ दिस इज द लास्ट फिनोमिना which I am going to tell you, not according to the science, this is the last phenomena. Phenomenas तो बहुत सारे हैं, पर मेरी तरफ से मैं आपको लास्ट फिनोमिना बताने जा रही हूँ। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हम पढ़ने जा रहे हैं सन के बारे में। कौन सी पोजीशन के बारे में? हम पढ़ने जा रहे हैं सनराइज और सनसेट के बारे में। जानते हो ना सनराइज और सनसेट, और बहुत कमाल की बात पता लगने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, बात है ऐसी हमारी अर्थ की, वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ, है ना, ये अर्थ, ठीक है। और आप कहाँ पर रहते हो? अर्थ के अंदर, गोले के अंदर घुस के रहते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हम अर्थ की सरफेस पर रहते हैं, है ना। तो सनराइज आपके यहाँ अलग होता है, अमेरिका में अलग टाइम पर होता है, जापान में अलग टाइम पर होता है। बहुत सारे सन हैं क्या जो अलग अलग टाइम पर राइज होते हैं? कितने सन हैं जी? पता है हमको बहुत अच्छे से, ओनली वन सन इज देयर, एक ही है। तो ये अलग अलग टाइम पे सनराइज होना, अलग अलग टाइम पर सन का सेट हो जाना, ये क्या फिनोमिनाज हैं? लुक हियर वेरी केयरफुली। तो देखो जी, ये तो हमारी अर्थ है, और देखो सन क्या है? सन की पोजीशन तो फिक्स्ड है, वॉट एवर द पोजिशन इज। जैसे मानो कि दिस इज द पोजीशन ऑफ सन। अब अर्थ रिवॉल्यूशन कर रही है इसके चारों तरफ, है ना, रिवॉल्यूशन भी कर रही है, और याद है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के रोटेशन भी कर रही है, दो दो काम कर रही है, रिवॉल्यूशन एंड एट इट्स ओन पोजीशन रोटेशन। पढ़ी हुई बात है ये आपकी जूनियर क्लासेस में, ठीक है। अब बात यह है कि हर वक्त सन आपको दिखाई नहीं देता, नहीं देता ना, रात में तो दिखाई नहीं देता हमको सन। तो क्यों नहीं दिखाई देता? कारण सुनिए। देखो हर पोजीशन का, जैसे मानो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात करी जाए तो इस पर्टिकुलर पोजीशन का एक होराइजन होता है। क्या होता है? होराइजन। इसके ऊपर अगर कोई चीज होगी तो आपको दिखाई देती है, और इसके नीचे होगी तो दिखाई नहीं देती है ना। पूरी अर्थ हो ना हमको दिखाई देती है, इसके ऊपर कोई चीज़ होती है तो दिखाई देती है। मतलब ये सन इस होराइजन के ऊपर आ गया तो आप समझ जाओ कि सनराइज हो गया, है ना। और ऐसे गोल गोल घूम के, सन तो नहीं घूमता है हालांकि, पर दिखता तो हमें सन ही है, मोशन करता हुआ। अर्थ का मोशन तो हम देख ही नहीं पाते। तो जैसे ही सन ये गोल गोल घूम के इस होराइजन के नीचे चला गया,
हम समझ जाएंगे कि क्या हो गया, सन सेट हो गया। इज इट ओके? शाम हो गई। ठीक है, तो चलिए इस शाम और सुबह के थोड़े चक्कर को समझते हैं। अब बात यह है कि फिलहाल सन की पोजीशन ये है, होराइजन के नीचे, मतलब हमको दिखाई सन नहीं देना चाहिए, यही बात है। सनराइज अभी हुआ ही नहीं है जब तक होराइजन के नीचे है। ऊपर आएगा तो राइज हो जाएगा और हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब कमाल की बात यह है कि सन होराइजन के ऊपर आने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। मतलब बात समझ में आई? सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही आपको सन दिखाई देना शुरू हो जाता है। सन है अभी इसके नीचे और दिखेगा आपको ऊपर। ऐसा क्यों होता है? देखो, सुनो ध्यान से। सन में से लाइट रेडिएशंस तो निकलती हैं, निकलेंगी ही सही, एज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो इसमें से ये लाइट रेडिएशन निकली, ये यूं सीधे पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि हम तो लाइट चैप्टर की फर्स्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं, लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो सीधे निकल जानी चाहिए, पर सीधे निकल नहीं पाती है। क्यों नहीं निकल पाती है? कारण याद है ना आपको? कारण है यहाँ पर अर्थ और सन के बीच में प्रेजेंट हमारी एयर, हमारा एटमॉस्फेयर। उस कारण से ऐसे बेंड हो करके ये लाइट रे, थोड़ा बेंड है ना, ध्यान से देखना, थोड़ा और बेंड, और ये थोड़ा और बेंड, और ये थोड़ा और बेंड, और ऐसे पहुंचती है हमारे पास में लाइट रे। सीधी जानी चाहिए थी ना, सीधी नहीं गई, कितनी बार बेंड हो गई। देखो, ये तो मैंने कम बताया है, हमारा एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बार रिफ्रैक्शन होकर, बहुत बार घूम घूम कर ये लाइट रेडिएशन ऐसे 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 यहाँ हमारी पोजीशन पे पहुँचती है। इज इट ओके? तो हमारी आईज में लाइट रे कैसे एंटर हुई? इस पाथ में, हमारी आईज में। उस हिसाब से हमारी आईज इस सन की इमेज कहाँ पर बनाती है? यहाँ है। कहाँ? यहाँ। दिखेगा कहाँ? यहाँ। कितने मिनट का डिफरेंस होता है? 2 मिनट का। 2 मिनट का ही होता है बस डिफरेंस, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली ये काम सनसेट के टाइम पर भी होता है। ये सन घूम घूम के, घूम घूम, बार बार मैं बोल तो रही हूँ सन घूम घूम के, पर याद रखना कि घूम हमारी अर्थ रही है। ठीक है, अब ये सन यहाँ तक आया और ये भाई होराइजन के नीचे चला गया नीचे, हो गया सेट, मतलब दिखाई नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं दिखाई देना चाहिए? क्योंकि होराइजन के नीचे चला गया। जैसे ही नीचे चला गया, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग, सारे अकॉर्डिंग सनसेट हो चुका है। अब हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। पर फिर वही बात कि लाइट रेडिएशंस आ रही है इसमें से, सीधी जानी चाहिए पर सीधी नहीं जाएंगी। कारण याद है ना, क्यों नहीं जा रही है एग्जैक्टली स्ट्रेट? बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विल बी टेकिंग प्लेस है। तो ये लाइट रेडिएशन ऐसे जाएगी, थोड़ा मुड़ जाएगी, थोड़ा और मुड़ जाएगी, और मुड़ते 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 ये हमारे पास पहुंचेगी। तो हम जो इसकी इमेज बनाएंगे, ये ज़्यादा ही ऊपर चली गई, इतनी ऊपर इमेज नहीं बनेगी। ये हम सन की इमेज यहाँ बना रहे हैं। तो मतलब सन पहुंच चुका है होराइजन के नीचे, हमको ऊपर दिखाई दे रहा है। सन सेट होने के बाद में भी कितनी देर तक आपको सन दिखाई देता है? 2 मिनट्स तक। तो बात ऐसी है कि आप इसको बना लीजिए पहले तो, फिर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी। हाँ जी, तो क्या हमने जाना? हमने ये जाना कि सन सनराइज होने के 2 मिनट पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाता है और सन सेट होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है। इज इट ओके? तो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, किसके कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाले प्रोसेस के कारण हमको टोटल 4 मिनट्स की क्या मिल जाती है? एक्स्ट्रा डे लाइट मिल जाती है। इज इट ओके? एक्स्ट्रा लाइट मिल जाती है हमको कितने मिनट के लिए? 4 मिनट। 2 मिनट सनराइज होने से पहले और 2 मिनट सनसेट होने के बाद। सो दीज आर द फिनोमिनास ऑफ रिफ्रैक्शन। और भी फिनोमिनास होते हैं पर हम इतने ही पढ़ेंगे। इज इट ओके? और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेंस। ओके, सो बाय एवरीवन।